बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 440 मुलाहिज़ा फरमाएं। साहिल का तमाम नक्शा मैंने उसे बता दिया, जिसे चिनसियान ने तफसील को तिब्बती में बदल कर फांगचू के गोश गुजार कर दिया। फांगचू इस बात में गर्दन हिलाते हुए पूरी तवज्जो से सुनता रहा। मैं तिब्बती ज़बान से आशना नहीं था, ताहम ये बात मैंने फ़ौरन महसूस कर ली कि चिनसियान ने उस चैप्टर को दोहराया भी था। उसके खामोश होते ही फांगचू गर्दन झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। बेलियान और चिनसियान खामोश बैठे फांगचू की कारगुजारी देखते रहे। ड्राइंग शीट पर पेंसिल घिसने की मखसूस आवाज़ 10 मिनट तक उभरती रही। फिर फांगचू ने वो क्लिप बोर्ड चिनसियान की तरफ बढ़ा दिया। चिनसियान ने उस शाकार पर उचटती सी निगाह डाली और क्लिप बोर्ड मुझे थमा दिया। मैंने बागूर उस कलमी तस्वीर का जायजा लिया जो फांगचू ने बनाई थी। वो बहू साहिल का खाका तो नहीं था, ताहम वो बड़ी हद तक मेरी जाने तमन्ना से ममासलत रखता था। मैंने नजर उठाकर चिनसियान की जानिब देखा। उसने पूछा, क्या कहते हो? ये स्केच काफी हद तक मेरी साहिल से मुशाबा है, तुम इसे प्रूफ समझ लो, उसने कहा। फिर मैंने कहा। चिनसियान ने तिब्बती जबान में फांगचू से कुछ कहा। फांगचू ने बॉक्स में से एक आम सी पेंसिल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसके साथ ही मुकामी जबान में कुछ कहा भी। चिनसियान मजकूरा पेंसिल को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, फांगचू कह रहा है यह स्केच जहाँ जहाँ तुम्हारी साथी की सूरत से मैल नहीं खाता उन मुकामात की निशानदेही कर दो। फांगचू तुम्हारी मर्जी के मुताबिक इस कलमी तस्वीर को ठीक करने की कोशिश करेगा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैं उसकी बात को बखूबी समझ रहा था, लिहाजा ये काम कर दिया। चिनसियान ने मेरी हिदायत को तिब्बती जबान में फांगचू तक पहुंचाया तो वो एक मरतबा फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। ठीक 15 मिनट के बाद वो स्केच ऐसा हो गया कि साहिल की सूरत से 90% मुशाबत रखता था। मैंने कलमी तस्वीर को देखकर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। ये खाका मेरी साथी से 90% बैल खाता है, बस हमें इतना ही चाहिए, चिनसियान ने खत्मी लहजे में कहा और फांगचू की जानिब मुतवज्जह हो गया। थोड़ी देर तक उन दोनों के दरमियान तिब्बती जबान में तबादला ख्यालात होता रहा। फिर फांगचू अपना सामान समेट कर वहां से रुखसत हो गया। मैंने सवालिया नजर से चिनसियान को देखा तो पूछा, ये तस्वीर किस मकसद के लिए बनाई गई है? फांगचू अपना शाहकार वो कलमी तस्वीर चिनसियान के पास ही छोड़ गया था। चिनसियान ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मैंने ये काम मोहतरम रिनपोशी की हिदायत के मुताबिक कराया है। वो तो ठीक है, मैंने कदरे झुंझलाए लहजे में कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर इस कलमी तस्वीर की जरूरत पेश क्यों आ गई? मैं सिर्फ मोहतरम चिंगफू के अहकाम की तामील करता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। उनसे सवाल करने का मुझे इख्तियार नहीं है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो सूरत हाल से बाखूबी बाखबर है, लेकिन दानिश साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने भी उससे ज्यादा इसरार नहीं किया और बड़ी सादगी से कह दिया, ठीक है, कल चिंगफू से मेरी मुलाकात तो होना ही है, ये सवाल मैं ही उसी से करूंगा। चिनसियान ने मेरी इज़हार ख्याल पर कोई तबसरा ना किया। चिनसियान के रवैये ने मुझे डॉक्टर मोंग रिफोशी की याद दिला दी। उसे भी जो बात बताना नहीं होती थी, इस सिलसिले में ऐसा ही मुबम टालने वाला रवैया जाहिर करता था। मैंने उस रवैये का जवाब ये निकाला कि कुरीद से इतनाब बरतने लगा। यही फार्मूला मैंने यहाँ चिनसियान पर भी आजमाया और तस्वीर के मामले में चुप साध ली। मैं सोने के लिए अपने मखसूस बिस्तर पर दराज हुआ तो जहन में मुख्तलिफ किस्म की सोचों ने यलगार कर रखी थी। तिब्बत वाकई सरजमीन हैरत साबित हो रहा था। आपो अब मेरा ध्यान नन्हे सांगफू की तरफ चला गया। सीटल अमेरिका में मोहतरम सांगफू ने जो पेशगोई की थी वो यहाँ तिब्बत में मनोवन पूरी हो गई। नूरबलंका पैलेस के नजदीक दरियाए काए चू के किनारे पर वाक़े उस 2 मंजिला इमारत में 4 साला सांगफू को देखकर मैं शशतर रह गया था। चिनसियान के मुताबिक इसराइल से वापसी पर मुझे उसी 2 मंजिला इमारत में रिहाइश इख्तियार करना थी और वहाँ पर मुझे जिन उलूम व फ़नून की तरबियत देना थी वो सब के सब इंतहाई अहम थे। इस सिलसिले में नन्हा सांगफू मेरा पहला स्टूडेंट होता। पता नहीं वो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी इमारत में किसके साथ रहता था। इस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक हैरत मेरे पाँव पकड़ रही थी और एकल गुआंग ची और उसके मीडियम चोंग वाला वाक़या भी जहन को घुमा रहा था। फिर लूमार आयल की कारकर्दगी भी हैरत अंगेज थी। चिनसियांग लगभग 10 दिन से मेरे सर में एक करिश्माती तेल की मालिश कर रहा था। मैंने जब तिब्बत की सरजमीन पर कदम रखा तो मेरा सर मुंडा हुआ था और अब जादुई तेल के मसाज ने वहाँ इतने बाल उगा दिए थे कि मैं उनमें बासानी कंघी कर सकता था। आम हालात में इस साइज के बाल कम अज कम 1.5 माह में निकलते हैं। इस हवाले से लूमार आयल वाकई तिलिस्माती ख्वाहिश का हामिल था। मैं नहीं जानता था आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। जो भी होता यकीनन हैरत अंगेज और चौंका देने वाला होता। मैं आंखें बंद किए लेटा काफी देर तक अपने ख्यालात पर गौर करता रहा। इसी दौरान में लियान और चिनसियान सो गए। लियान के बारे में तो मुझे यकीन था, वो वादी ये नींद में उतर चुकी है, लेकिन चिनसियान का मामला मशकूक था। अचानक मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इस बंदा खुदा को चेक करना चाहिए। चिनसियान को मैंने बंदा खुदा इसलिए कहा है कि मेरे अकीदे के मुताबिक तमाम इंसान खुदा ही की मखलूक हैं।
अगर अपने तई चीन सियान बंदा बुद्ध था तो मैं क्या करूं? शरारत का ख्याल आते ही मैंने चीन सियान की जानिब करवट ली और आंखें खोलकर बड़ी गहरी नजर से उसके चेहरे को घूरने लगा। मेरी इस अमल ने जल्दी रंग दिखाया। उसके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हुए जैसे बंद आंखें होने के बावजूद उसने मेरी तवज्जो को महसूस कर लिया हो। मैं दिल में मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक आंखें बंद किए जाग रहा था, गोया मेरी कड़ी निगरानी की जा रही थी। मैंने चीन सियान को मजीद आजमाने के बारे में सोचा ही था कि उसने अपनी कूनी पर खुजाते हुए बड़े फितरी अंदाज में करवट बदल दी। मेरी जगह अगर कोई और होता तो यही समझता कि चीन सियान ने गहरी नींद में करवट बदली थी, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं समझ सकता था। गुज़िश्ता कई रोज से उसके अंदाज़ो एतवार का बड़ी बारीक बीनी से जायजा लेता आ रहा था। वो इतना सीधा नहीं था जितना बज़ाहिर दिखाई देता था। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया और टांगे उस तरफ लटका ली जिधर एक बेड पर लियान बेखबर सो रही थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं अपने बेड से उतरकर लियान के बेड पर जाने का इरादा रखता हूँ। मैंने ये हरकत जिस खास मकसद के तहत की थी, अगले ही लम्हे वो मकसद पूरा हो गया। चीन सियान एक झटके से उठकर बैठ गया, फिर मेरी जानिब रुख फेरते हुए तशवीशनाक लहजे में मुस्तफसर हुआ, वैदान कोई प्रॉब्लम है? मैंने उसकी चाल उसी पर लौटा दी और एक बाजू की कोनी को बड़े नॉर्मल अंदाज में खुजाते हुए कहा, शायद किसी मच्छर ने काटा है। सोते से अचानक मेरी आंख खुल गई। बात खत्म करते ही मैंने मानी खेज नजर से उसकी आंखों में झांका तो वो किसियाना सा हो गया। फिर अपनी जीभ को मिटाते हुए जल्दी से बोला, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसी ही शय ने काट लिया था। बहरहाल इस कमरे में तुम्हारी आखिरी रात है। जब तुम इसराइल से कामयाब लौटोगे तो तुम्हें दरियाए काए चू वाली रिहाइशगाह पर ठहरा दिया जाएगा। तुम्हारी आमद से पहले मैं वहां से इंतजामात करा दूंगा कि वहां मक्खी मच्छर की शक्ल तक नहीं दिखेगी। मैंने ममनूनियत भरे लहजे में चोट की, चीन सियान तुम वाकई मेरा बहुत ख्याल रखे हुए हो। वो निगाह चुराते हुए बोला, सोने की कोशिश करो, कल तुम्हें मोहतरम चिंग फू से एक अहम मुलाकात करनी है। इस मौके के लिए तुम्हारे दिमाग को थकन से पाक और तरोताज़ा होना चाहिए। ये बात खत्म करती वो मेरी जानिब रुख करके लेट गया, फिर आंखें बंद कर ली। मैं चंद लम्हा तक उस गांठ के पूरे को देखता रहा, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए खुद को नींद के हवाले कर दिया। हम उसी छोटे से कमरे में एक मरतबा फिर रूबरू बैठे थे। ये चिंग फू से मेरी दूसरी मुलाकात थी। 10 रोज कबल पहली मुलाकात में हमारे दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली बात हुई थी। चिंग फू के मुताबिक हमारी सिर्फ 3 मुलाकातें थी। एक हो चुकी थी, दूसरी हो रही थी और तीसरी उस वक्त होती जब मैं साहिल को रबी मोशी हाइमन के चुंगल से छुड़ाकर बगैर खूबी इसराइल से तिब्बत पहुंच जाता। मैं सुबह दस्तूर सफेद चटाई पर बैठा और चिंग फू नीली चटाई पर कमल आसन में मेरे सामने मौजूद था। उसने आज भी मैरून रूब सुर्खी माइल गहरे भूरे रंग का गाउन जेब तन कर रखा था। मुझे ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं कि मैं चिंग फू की शख्सियत से खासा मुतासर था। उसकी ज़ात भी सरजमीन तिब्बत की मानिंद इसरार और तहय्यर की कई परतों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों को देखकर यही महसूस होता था वो अपने सामने मौजूद शख्स के आर पार देखने की सलाहियत रखता है। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे। नाश्ते से फारिग हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि मुझे चिंग फू ने अपने पास बुला लिया था। हम चंद लम्हा तक एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। फिर उस खामोशी को चिंग फू की मखसूस आवाज ने तोड़ा, वैदान तिब्बत तुम्हें कैसा लगा? उसने नर्म लहजे में इस्तफसार किया। अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने जवाब दिया। वो अपने मखसूस नर्म और गंभीर अंदाज में बोला, तुमने 10 दिन तक तिब्बत की खूब सैर की है, अगरचे ये मुद्दत मेरे ख्याल में बहुत कम है। तिब्बत की इसरार और रमूज को देखने और समझने के लिए एक अरसा दरकार है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है चीन सियान ने तुम्हें बहुत कुछ दिखा और बता दिया होगा। मैंने मुख्तसर जवाब पर इत्तफा किया, जी हाँ। और एकल का तजर्बा तुम्हें कैसा महसूस हुआ? बहुत ही हैरान कर देने वाला। उसने इस बात में सर हिलाया। इसी दौरान में खुशगवार सी मुस्कुराहट मुसलसल उसके होंठों पर खेलती रही। यह मखसूस मुस्कुराहट और लहजे में शामिल गुदाज चिंग फू की शख्सियत का हिस्सा थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम अपनी साथी को आज़ाद करवाने के बाद वापस लौटोगे तो तुम्हें यह फन भी सिखाया जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें इस सिलसिले में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बुनियाद तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम ची और थर्ड आई की सलाहियतों से माला माल हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुम और एकल से महारत हासिल कर लोगे। मैंने उसे सांग फू के बारे में पूछा, साथ ही मोहतरम सांग फू की पेश गोई का जिक्र भी कर दिया। वो ज़ेर लब मुस्कुराता रहा। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल की तो उसने कहा, सीटल वाले सांग फू ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा था। तुमने जिस 4 साल बच्चे को देखा है वो दरअसल सीटल वाले सांग फू का अगला जन्म है। जब हमारी तीसरी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें जन्मों के इस चक्कर के बारे में तफसीलन बताऊंगा। चिंग फू ने दूसरा जन्म की बजाय अगला जन्म के अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि सीटल वाला सांग फू मुझसे अपने पहले जन्म में नहीं मिला था। हो सकता है बुद्धिज्म के मुताबिक ये उसका दूसरा या तीसरा जन्म हो। मैंने कहा है ना, तुम जन्मों के सिलसिले में अपने जहन को मत उलझाओ। चिंग फू ने टटोलती हुई नजर से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही कि वो इस वक्त मेरी सोच पड़ रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मजीद बोला,
तुम इस वक्त एक अहम मिशन पर रवाना हो रहे हो, इसलिए इधर उधर की बातों के जहन से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। तुम्हारी वापसी पर जब हमारी तीसरी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारी सारी उलझनों को सुलझा दूंगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, मोहतरम चिंगफू, क्या आपको यकीन है कि मैं अपने मकसद को हासिल करके कामयाब लौटूंगा? ये सवाल ख्वाह मुखा मेरी जबान से फिसल गया था। शायद इसकी कोई लाशऊरी वजह हो। मैंने अब तक साहिल के हुसूल के लिए जो भी कोशिशें की थी उनमें ऐन वक्त पर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। कोई ना कोई ऐसी रुकावट और खराबी सामने आ जाती कि मैं हाथ मलता रह जाता। एक लम्हे को महसूस होता कि मैं हाथ बढ़ाकर साहिल को पकड़ने ही वाला हूँ, लेकिन अगले लम्हे वो मेरी पहुंच से कोसों दूर हो जाती थी। इस मुसलसल नारसाई ने शायद मेरे अंदर खदशात और अंदेशों का एक बुलंदो बाला पहाड़ खड़ा कर दिया था। उसी सबब इस लम्हे मेरी जबान से मायूसी भरा वो सवाल निकल गया था। इस सवाल से बड़ी वादे बेयकीनी झलकती थी। चिंगफू ने एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद मेरी आंखों में झांका, फिर ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, हाँ मुझे यकीन है इस मर्तबा कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन क्या? उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने तड़प कर पूछा। चिंगफू ने जवाब दिया, ये काम इतना मुश्किल है कि अपने दुश्मन से निमटते हुए तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। तुम्हारा दुश्मन इसराइल की सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत है। उसके कब्जे कुदरत से किसी शय को निकाल कर लाना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेना होगा। मैंने पहली मुलाकात में भी और अब भी ये महसूस किया कि चिंगफू मोशे आइमन का नाम जबान पर लाने से परहेज कर रहा था। वो रब्बी का जिक्र करते हुए मेरा दुश्मन जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। पता नहीं इस अंदाज के पीछे उसकी कौन सी मसलहत पोशीदा थी। बहरहाल मैं उसका इशारा बड़े वाज़ेह तौर पर समझ रहा था। उसकी राय के जवाब में मैंने कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ मेरे मोहतरम कि रब्बी मोशे आइमन से होने वाला ये आखिरी मार्का बड़ा कांटेदार साबित होगा। अगर मेरी पुश्त पर आपकी नेक ख्वाहिशात मौजूद रहीं तो मैं इंशाअल्लाह अपनी साथी को हासिल करके ही रहूंगा। वो चंद लम्हात तक बड़ी गहरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर दुआया अंदाज में बोला, लाड बुदा तुम्हारी मदद करेगा। हम दोनों अपने अपने अकायद से मजबूर थे, लिहाजा हमारे बात करने का अंदाज भी जुदा जुदा था। मैं खामोश रहा तो उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने आखिरी मार्के के अल्फाज बिल्कुल बजाय इस्तेमाल किए हैं। वजदान, एक नुक्ते को जहन में रखना, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने इस मौके को जाया, मैं इस मौके का पास करूंगा। चिंगफू की बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा। मेरे लहजे में इज़्तिराब नुमाया था। आप फिक्र न करें, मैं इस बारे में अपने मकसद को हासिल करके ही रहूंगा। मेरे अटल अंदाज पर वो इस बात में सारी लाने लगा, फिर पूरे एतमाद लहजे में बोला, मैं इस सिलसिले में जरा भी फिक्रमंद नहीं हूँ, इसलिए पुरयकीन हूँ कि तुम कामयाब वापस लौटोगे। मैं एक इत्मीनान भरी सांस लेकर रह गया। चिंगफू ने कहा, तुम्हारी साथी फिलिपाइनी लड़की का क्या हाल है? उसका इशारा लियान की तरफ था। मैंने जवाब दिया, मेरी तरह वो भी ठीक है। मेरी इस जवाब में हल्के तंज की आमेज़श थी। वो चंद लम्हात तक मानी खेद नजर से मुझे देखता रहा, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, वहीदान, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पुरअसरार कुव्वतों को हासिल करने का सबसे आसान तरीका कुछ चीज़ों का तर्क कर देना है। ये एक तरह से अपने नफ्स पर काबू पाना है। इंसान जिन एशिया के जायके से वाकिफ हो, उसने जिंदगी की जिन नेमतों का मजा चख रखा हो, उनकी लज्जत से आशना हो, अगर उनमें से इंतहाई मरगूब चंद एशिया को वो तर्क कर दे तो कुछ ही अरसे के बाद उसके अंदर पुरअसरार कुव्वतें नमू पाने लगती हैं। अगर इंसान साबित कदमी से अपने मकसद के साथ चिपका रहे तो बहुत जल्द उसे कामयाबी हासिल हो जाती है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ मेरे मोहतरम, मैंने रस्सानियत से कहा, लेकिन यहाँ मैं एक हवाले से आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। किस हवाले से? उसने बड़े मेहरबान अंदाज में पूछा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने कुछ चीज़ों का तर्क करने से पुरअसरार कुव्वतें हासिल करने का सबसे आसान तरीका बताया है, लेकिन मेरे ख्याल में यह बड़ा कठिन अमल है। इंसान जिन चीज़ों की लज्जत से आशना हो उन्हें यकसर तर्क कर देना कोई आसान काम नहीं है। चिंगफू ने जो तरीका बयान किया वो रहबानियत की तरफ ले जाता था। ईसाइयत, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में बाज़ लोग ये इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसका हिमायती नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये गैर फितरी तर्ज़े ज़िंदगी है जो अच्छे नताइज का हामिल नहीं है। इस सिलसिले में मैं बड़ी सनसनीखेज और तहय्यर अमेज कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। बहरहाल मैं कोई दीनी मुबल्लिग नहीं हूँ कि इस पर गुफ्तगू करूँ। मैंने इस जिक्र से अपनी ज़ाती राय का इजहार कर दिया है। चिंगफू ने गहरी संजीदगी से कहा, मगर तुमने ये मुश्किल काम कर दिखाया है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, पिछले 10 दिन से तुम एक आजमाइश में डाले गए थे। इस कड़े इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए हो। शायद वो तवक्को कर रहा था कि उसकी बात के जवाब में मैं कोई सवाल उठाऊंगा, लेकिन जब मैं खामोश रहा तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर किसी भूखे शख्स के सामने खाना तैयार रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि वो एक नवाला भी नहीं लेगा और वो शख्स वाकईतन ऐसा कर भी दिखाए तो ये बड़े कमाल की बात होती है। ज़ब्ते नफ्स इसी को कहा जाता है। उसका हर इशारा मेरी और लियान की तरफ था। मैं उसके इशारों को बाखूबी समझ रहा था, लेकिन उसे उलझने का इरादा नहीं रखता था। लिहाजा किसी इख्तिलाफी मौजू को उठाने की बजाय मैं बराह रास्त उससे पूछ बैठा, मोहतरम चिंगफू, अगर ये कमाल की बात है तो फिर मैंने वाकई एक कारनामा अंजाम दिया है।
لیکن اس کڑی آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کے جن سود مند نتائج کا ذکر کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پہلی ملاقات میں چینگ فو نے مجھ پر وعدے کیا تھا کہ اگر تھرڈ آئی کے سلسلے میں مجھے دشواریوں کا سامنا ہے تو اس میں ربی موشی ہائمن کے کسی عمل سے زیادہ خود میری لغزشوں کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے اس نے لیلا، راکیل، اینڈرسن اور لیان کا خصوصی ذکر بھی کیا تھا۔ گزشتہ 10 دنوں میں لیان کو مجھ سے دور رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ میری باطنی آنکھ کے سامنے جو اجالا سا آ گیا ہے وہ دھل کر صاف ہو جائے، لیکن اس ذیل میں نے کوئی نمایاں فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ اسی دوران میں نے جب بھی ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی مجھے بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چینگ فو نے ٹٹولتی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے اس سلسلے میں ٹرائی کی؟ کئی بار، میں نے جواب دیا، مگر ہر دفعہ نتیجہ 0 کے برابر رہا۔ وہ بدسور مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل اس میں ایک باریک سا نکتہ ہے، تم میری نگرانی میں ٹرائی کرو، لارڈ بدھا نے چاہا تو تم اپنی ساتھی کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس سے قبل ایک نہایت ہی اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا تو میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک طرح سے اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کا ایک لفظ نپا تولا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ کوئی گمبھیر لیکچر دے رہا ہو۔ تبت کے اکثر لاما موت سے پہلے موت کا مزہ چکھنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص تکنیک سے خود پر مصنوعی موت طاری کر لیتے ہیں۔ مصنوعی موت ان معنوں میں کہ وہ بعد میں دوبارہ زندوں جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ خود اختیاری مصنوعی موت ایک عظیم راز ہے جو صرف تبتی لاماز تک ہی محدود ہے۔ تمہاری ترقی یافتہ دنیا کی جدید میڈیکل سائنس اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے کسی لاما کو مختلف میڈیکل ٹیسٹ سے گزارا جائے تو ماہرین اس کی موت کا سرٹیفکیٹ پہلی فرصت میں جاری کر دیں گے۔ کیا اس صورتحال میں لاماز کوما جیسی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں؟ چینگ فو لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا اور میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ اسے بڑے اعتماد سے نفی میں گردن ہلائی اور رسان سے بولا، کوما اور لاما کی مصنوعی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، مصنوعی موت جیسے الفاظ کا استعمال میں محض تمہیں سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری ترقی یافتہ دنیا کا ہر ٹیسٹ مصنوعی موت کا شکار لاما کو مردہ ثابت کر دے گا، جبکہ کوما میں جانے والے شخص کو مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسے رکھنے کی بجائے فوراً ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ کوما میں جانے والے شخص میں ایسا کچھ ضرور ہوتا ہے جو اس کے اندر زندگی کی امید دلاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وائٹل سائن اس امر کی نشاندہی ضرور کرتا ہے کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے، مگر خود پر مصنوعی موت طاری کرنے والا لاما کا معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس پراسرار عمل سے گزرنے کے لیے لاما کسی خاص پرسکون جگہ کا انتخاب کرتا ہے، کوئی بھی ایسا مقام جہاں اس کیفیت کے دوران میں کسی بیرونی مداخلت کا اندیشہ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے لاماز عام طور پر پہاڑی گپھائیں، دراڑیں اور غار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور کھوجنے والی نظر سے میرے آر پار دیکھتا رہا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں خاص ٹیکنیک کا ذکر کر رہا تھا جس کے استعمال کے بعد لاماز دل کی دھڑکن کو روک کر خود پر مصنوعی موت طاری کر لیتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کا تعلق پرانایام یعنی سانس کی مخصوص مشق سے ہے۔ سانس کو روکنے کے 2 طریقے مروج ہیں۔ نمبر 1، جسم کے اندر سانس روکنا۔ جسم کے اندر یا تو پھیپھڑوں سے سانس روکی جا سکتی ہے یا پھر پیٹ میں۔ دوسرا مروج طریقہ جسم سے باہر سانس روکنے کا ہے۔ یہ قدرے مشکل اور پیچیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص جسم سے باہر سانس روکنے پر قادر ہو جائے تو سمجھ لو وہ خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ تمام تر سانس کو خارج کر کے اگر روک لیا جائے تو دل کی دھڑکن بتدریج مدم ہوتے ہوتے ایک مرحلے پر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ دل اتنی سست رفتاری سے دھڑکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ دل کو چیک کرنے والا ہر آلہ یہی بتائے گا کہ دل نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کیفیت کو ہارٹ فیلئر یعنی موت کا نام دیا جائے گا۔ کیا مجھے خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کے طریقے بھی سکھائے جائیں گے؟ میں نے رواداری میں پوچھ لیا۔ اگر تمہاری خواہش ہوگی تو ضرور سکھائے جائیں گے، چینگ فو نے معتدل لہجے میں کہا۔ ویسے اس وقت میں تمہیں کسی اور سبب سے مصنوعی موت کے بارے میں تفصیلاً بتا رہا ہوں۔ اس موضوع کا تعلق تمہارے موجودہ معاملے سے ہے، یعنی تھرڈ آئی کی کارکردگی سے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا تو میں اضطراری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ تیسری آنکھ کا استعمال اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹ واقعی میرے لیے اس وقت سب سے اہم اور نازک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس نارسائی نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں مضطرب خاموشی کے ساتھ چینگ فو کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گویا ضرور ہوا مگر کسی اور طرف نکل گیا، تاہم جلدی وہ اصل معاملے کی طرف لوٹ آیا۔ ویدان، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آج کل جدید ترقی یافتہ دنیا میں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا نام ہے۔ اسی شعبے میں ایک ٹرم پاس ورڈ استعمال ہوتی ہے۔ پاس ورڈ در حقیقت ایک ایسی چابی ہے جس کی مدد سے ہم اس سسٹم کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کو استعمال کرنے والا ہر شخص اپنے سسٹم کو پاس ورڈ سے روشناس کراتا ہے۔ اس طرح وہ سسٹم صرف اسی کے لیے مخصوص ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب تک سسٹم کو پاس ورڈ نہ دیا جائے
وہ آپریشن کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، لیکن وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا دیر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دماغ موجود ہے۔ کمپیوٹر ورلڈ میں ایسے شاطر بھی ہیں جو ہر قسم کا پاس ورڈ توڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی سسٹم لاک نہیں رہ سکتا۔ ایسے ماہرین کو کمپیوٹر کے میدان میں ہیکرز کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہیکر بہت خطرناک شخص ہوتا ہے، وہ ایک ایسا نقب زن ہوتا ہے تالے جس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ ماسٹر کی کا رول پلے کرتا ہے۔ چینگ فو نے تھوڑا توقف کیا تو میں حیرت اور استعجاب سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ترقی یافتہ تحقیقاتی دنیا سے دور تبت میں بیٹھا وہ شخص جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا، اس نے مطالعے کا عمل مسلسل جاری رکھا ہوا تھا۔ تمہاری دنیا کا تو بچہ آج کل کمپیوٹر سے کھیل رہا ہے، لہذا چھوٹی موٹی تو ہیکنگ تو سبھی کو آتی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ میں یہاں پر صرف پاس ورڈ کو توڑنے کی سادہ سی ٹیکنیک کا ذکر کروں گا جس کا تعلق پاور سپلائی سے ہے۔ اگر کسی سسٹم پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے تو اس کی پاور سپلائی کو منقطع کر کے دوبارہ بحال کرنے پر وہ پاس ورڈ ٹوٹ جائے گا۔ یہی عمل سیل فون پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی سیل فون کا کی پیڈ ڈسپلے مخصوص پاس ورڈ سے متحرک ہوتا ہے تو آپ اس سیل فون کی بیٹری کو نکال کر دوبارہ لگائیں تو پاس ورڈ ٹوٹ جائے گا۔ تمہارے مسئلے کا معاملہ بھی پاس ورڈ جیسا ہی ہے۔ وہ ایک ایسے سنسنی خیز جملے پر متوقف ہوا کہ میرے اندر کھلبلی سی مچ گئی۔ میرا معاملہ تھرڈ آئی کے راستے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ سے متعلق تھا، اور چینگ فو گھما پھرا کر بڑی خوبصورتی سے مجھے کمپیوٹر پاس ورڈ تک لے آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ آگے کیا انکشاف کرنے والا تھا۔ یہی بے خبری میری اضطراب اور بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ وہ دوبارہ گویا ہوا تو میں پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ ویدان، میں نے بتایا تھا تمہاری تیسری آنکھ کے راستے میں جو رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے دو اسباب ہیں۔ نمبر 1 تمہارا بھٹکنا، نمبر 2 تمہارے دشمن کا کوئی طلسماتی عمل۔ جہاں تک تمہارے بھٹکنے کا تعلق ہے تو یہ معاملہ سراسر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ البتہ تمہاری باطنی آنکھ کی رسائی کے راستے میں کسی دوسری شخص کے عمل کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ کا تو میں توڑ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے پاس ورڈ اور پرانا یام کی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ تم میری بات کو آسانی سے سمجھ جاؤ۔